वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। डिफेंस वेलफेयर समाचार के अंतर्गत आज पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्सेस साथ में केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड जो खबरें हैं उनको हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहली खबर ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और 8th पे कमीशन PLB एंड एड हॉक बोनस कैलकुलेशन के बारे में है। यानी कि जो भी यहाँ पर बोनस दिया जाता है उसके कैलकुलेशन के चेंज के बारे में बताया गया है, प्रपोजल दिया गया है, जिसमें कि कर्मचारियों का जो बोनस है उसको चेंज करने की बात की गई है। यानी बोनस की गणना में परिवर्तन करने के संबंध में है। और कर्मचारियों ने यहाँ पे कहा कि जो प्रेजेंट में जो बोनस दिया जाता है, जिसमें कि उत्पादकता आधारित बोनस PLB जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी जो गणना की जाती है मासिक वेतन के आधार पर की जाती है, जो कि 30 दिनों के लिए 7,000 तक सीमित है। आखिर ऐसा क्यों है? 30 दिनों के लिए जितनी बनती है उसके हिसाब से होनी चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ बिल्कुल ही तर्कहीन है। और कर्मचारियों का कि यहाँ पर मांग रही है कि जो बोनस देने का तरीका है इसको यहाँ पर बदलना चाहिए। द स्टाफ साइड ऑफ द NCJCM व्हिच प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज सजेस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया कि 8th पे सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत इसमें चेंजमेंट होना चाहिए। आपको पता होगा कि 2 टाइप के बोनस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। एक होता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस यानी उत्पादकता बोनस। ये किसको दिया जाता है? जहाँ से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फायदा होता है, जैसे कि रेलवे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स जो कि बाहर बेचती हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट बेच जाते हैं, नेवल डॉकयार्ड, वर्कशॉप एंड डिपो अंडर आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत जो भी आते हैं, और जहाँ पे प्रोडक्ट होता है और जिससे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। दूसरा दिया जाता है नॉन PLB और एडहॉक बोनस। यहाँ किसको दिया जाता है? यहाँ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है और उनको दिया जाता है, जैसे कि सेना, अर्धसैनिक बल, इनसे कोई इनकम नहीं होती लेकिन ये देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर इसी के संबंध में बताया गया है कि इसकी जो बोनस है उसमें चेंजमेंट होना चाहिए। क्या चेंजमेंट होना चाहिए और किस तरह से बोनस दिया जाना चाहिए? सबसे पहले इनके द्वारा कहा गया है, स्टाफ साइड के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया है, जिसमें कि 7,000 का जो कैप इनके द्वारा रखा गया है, 7,000 रुपये मंथली बोनस दिया जाता है, उसको हटाया जाना चाहिए। और जो भी PLB या फिर नॉन PLB दोनों के लिए बोनस का कैलकुलेशन होना चाहिए बेसिक पे प्लस DA, उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। दूसरा है कि बोनस के बदले कर्मचारियों को यहाँ पर 30 दिन का जो सैलरी है वो दिया जाना चाहिए और उसके बराबर ही बोनस मिलना चाहिए। इनके द्वारा जो बताया गया है कि इस सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। और हम यहाँ प्रस्ताव करते हैं कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए पद और रैंक की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। अगला अपडेट आप देख रहे होंगे, नौसेना की समकक्ष डिग्री से नहीं मिलेगी नौकरी, भर्ती विज्ञापन की शर्तें सर्वोपरि। हाई कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है। तो नौसेना की समकक्ष डिग्री, नौसेना की समकक्ष का मतलब हो गया आर्मी और एयरफोर्स में भी जो डिफेंस का सर्टिफिकेट दिया जाता है, इंडियन आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या एयरफोर्स का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, नेवी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उस पे बेस पे आपको हर नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसा इसमें कहा गया है। चंडीगढ़ से एक खबर है जिसमें कि हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी की योग्यता को भारतीय नौसेना द्वारा स्नातक के समकक्ष मान लेने मात्र से वहाँ किसी अन्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में स्वतः पात्र नहीं हो जाता। यदि किसी भर्ती विज्ञापन में किसी विषय में न्यूनतम अंक और परसेंटेज की बात की गई है तो वहाँ पर आपका जो डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। वैलिड है वहाँ पर जहाँ पर ग्रेजुएशन या समकक्ष मांगा जाता है, लेकिन जहाँ पर किसी विशेष विषय की बात की गई है, न्यूनतम अंकों की बात की गई है, तो वहाँ पर आपका जो डिफेंस का सर्टिफिकेट है वो लागू नहीं होगा। और अपर डिवीजन की कलर की वैकेंसी थी, जिसके लिए कि पूर्व नौसेना कर्मी जयकरण की याचिका को यहाँ पे खारिज कर दिया गया और बताया गया कि आप हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखना होगा। एक और खबर आपको देखने को मिलेगी और जिसमें कि अग्निवीरों और शहीद परिवारों के सम्मान के लिए सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान की बड़ी पहल। रक्षा मंत्री को उन्होंने अहम सुझाव भेजे हैं। अहम सुझाव में उन्होंने यहाँ पर जो सजेशन दिए हैं, जिसके अनुसार अग्निवीर रोजगार प्रकोष्ठ बनाने की उनके द्वारा मांग की गई है और सुझाव दिया गया कि यहाँ प्रकोष्ठ केंद्र और राज्य जो सरकार है उनकी विभागों के, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल, भारतीय रेल, सार्वजनिक उपक्रमों, आपदा प्रबंधन बल सहित विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के साथ समन्वय बनाकर अग्निवीरों को उनकी योग्यता और कौशल के समरूप रोजगार प्रदान कराए। यानी कि एक अग्निवीर रोजगार प्रकोष्ठ बनाया जाए और जिसमें कि सभी विभागों के अंतर्गत जितनी वैकेंसी आती है, 4 साल अग्निवीर की सेना में समाप्ति के बाद उनको डायरेक्ट यदि केंद्रीय सशस्त्र बल के अंतर्गत वैकेंसी है तो वहाँ भेज दिया जाए, राज्य पुलिस में है तो वहाँ भेज दिया जाए, भारतीय रेल है तो वहाँ भेज दिया जाए। यानी कि उनको यहाँ पे कोई एग्जाम न देना पड़े, दोबारा फाइट न करना पड़े। तो इससे क्या होगा कि और जो अभी कम अग्निवीर भर्ती में आ रहे हैं या उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है,
उसके बाद वो क्वालिटी और लोगों का जुनून आपको अग्निवीर की भर्ती में देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो अग्निवीर योजना है इसको मजबूती प्रदान होगी। लोग जो यहाँ पर रोजगार की समस्या है वहाँ देखेंगे कि समाप्त तो हो चुकी है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद आपको डायरेक्ट जितने भी विभाग हैं जहाँ भी वैकेंसीज खाली वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। उसके अलावा इनके द्वारा मांग की गई है कि प्रत्येक शहीद अग्निवीर के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में स्मारक बनाया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा ले। साथ ही शहीदों के माता पिता को CSD कैंटीन की सुविधा तथा सैन्य अस्पतालों में आजीवन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और बहुत अच्छी मांगे हैं। यदि ये सब कंप्लीट हो जाती हैं तो अग्निवीरों की तादाद आप देखेंगे कि पहले जैसे आपको देखने को मिलेगी। पैरामिलिट्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है जिसमें बताया गया कि CGSS कार्ड अब रिटायरमेंट पर तुरंत मिलेगा। CGSS पोर्टल अब बहुत से पोर्टल से जुड़ा पेपरलेस प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 जुलाई 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके CGSS ऑनलाइन सिस्टम को भविष्य यानी कि भविष्य पोर्टल में इंटीग्रेट करने की घोषणा की है। क्या है नया सिस्टम? अब तक CGSS पेंशन कार्ड के लिए रिटायर कर्मियों को अलग से आवेदन, दस्तावेज और कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अभी यहाँ पर नई व्यवस्था शुरू हो गई है और इसके अनुसार ऑटो प्रीफिल यानी कि भविष्य पोर्टल पर उपलब्ध पेंशन से जुड़ी डिटेल्स सीधे CGSS कार्ड फॉर्म में भर जाएगी। दूसरा कि पैन से वेरिफिकेशन CGSS और भविष्य पोर्टल के बीच डेटा का रियल टाइम आदान प्रदान पेन के जरिए होगा। एक ही जगह पर पेमेंट HO द्वारा पेंशन फॉर्म वेरीफाई होने पर PPO बनने और भारत कोष गेटवे से CGSS योगदान जमा होते ही CGSS पेंशन कार्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा। डाउनलोड दोनों जगह से किया जा सकता है। बना हुआ कार्ड CGSS पोर्टल और भविष्य पोर्टल दोनों से डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि पुरानी प्रक्रिया जो थी वहाँ उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, अभी प्रक्रिया जल्दी होगी, मैनुअल काम और कागजी कार्रवाई खत्म होगी, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा। रिटायर होते ही तुरंत CGSS स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी मंत्रालय का यहाँ पे कहना है कि जो ये पुरानी सुविधा है यहाँ भी विकल्प के तौर पर आप ले सकते हैं। पहले वाला CGSS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका भी पहले ही तरह चालू रहेगा। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और इस सुविधा की जानकारी अपने रिटायर सैनिकों को आपको जरूर बताना चाहिए। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों के बच्चों से रिलेटेड है कि कोटा में सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को 600 रुपये प्रतिमाह में छात्रावास की सुविधा दी जा रही है। और ये जो कारनामा है सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सेवारत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के लिए कोटा में संचालित बालिका छात्रावास में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा प्रारंभ कर दी गई है। यह छात्रावास मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए कोटा आने वाले छात्रों को सुरक्षित एवं रियायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2012 में संचालित किया गया था। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर BCS शेखावत ने बताया कि छात्रावास प्लांट नंबर 333 BSNL सर्किल पानी की टंकी के पास RK-पुरम सेक्टर P कोटा में स्थित है। यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्रावास का जो यहाँ पर शुल्क बताया गया 600 रुपये प्रतिमाह है। विद्युत शुल्क 150 रुपये प्रतिमाह तथा पानी का शुल्क 50 रुपये प्रतिमाह है। उन्होंने बताया कि शैक्षिक वर्ष 2026-27 में प्रवेश के इच्छुक सेवारत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय JK लोन अस्पताल के सामने नयापुरा कोटा में आवेदन कर सकती हैं और जो भी यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है उनका फायदा उठा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रवेश एवं आवश्यक दस्तावेज सहित अन्य जानकारी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आप पता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रावास सैनिक परिवारों की बेटियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वे कोटा में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उनकी तैयारी कर सकें।